प्रिय छात्रों, मैं दीपक सैनी आप सबके बीच में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की वीडियो क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, आज हम लोग इकाई 2 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास पाठ का भाग 3 पढ़ेंगे। छात्रों, अभी तक इस पाठ में, इस अध्याय में हम लोगों ने संसाधन का अर्थ, संसाधन की परिभाषा तथा संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम लोग मुख्य रूप से इस पाठ में मृदा का वर्गीकरण, जैसा कि आपको बताया गया है कि मृदा भी एक प्रकार का संसाधन है, तो इसमें हम लोग मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। भारत देश में मृदा की उपलब्धता के आधार पर उसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे, पहला जो भाग है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और अंत में पढ़ेंगे वनीय मृदा या वन मृदा। इसके बाद हम लोग इसी भाग में मृदा अपरदन और मृदा का संरक्षण भी पढ़ लेंगे। छात्रों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, मृदाओं का वर्गीकरण। हेडिंग लगा लीजिए, मृदाओं का वर्गीकरण। उच्चावच भू आकृतियों, जलवायु व वनस्पतियों के आधार पर भारत की मृदाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। उच्चावच यानी स्थलीय बनावट, भू आकृतियों, जलवायु व वनस्पतियों के आधार पर भारत में जो मृदाएं पाई जाती हैं, मिट्टियां पाई जाती हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पर? उच्चावच के आधार पर, भू आकृतियों के आधार पर, जलवायु के आधार पर व वनस्पतियों के आधार पर। तो सबसे पहली मृदा हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, एलुविलियस सॉइल। जलोढ़ मृदा से क्या तात्पर्य है? यह मृदा भारत के संपूर्ण उत्तर मैदान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर मैदान में, उत्तरी मैदान में। इस मृदा का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लय गए निक्षेपों से हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने पूर्वी तट पर जलोढ़ मृदा का निर्माण किया है। जलोढ़ मृदा रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में मिलने से निर्मित होती है। इस मृदा के कणों का आकार नदी के मुहाने से उद्गम स्रोत की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। यह मृदा तलहटी और तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की आयु के अनुसार बांगर, पुरानी जलोढ़ व खादर, नवीन जलोढ़ या नया जलोढ़ में विभक्त किया जाता है। बांगर में मोटे कण
व खादर में महीन कण पाए जाते हैं। ये मृदाएं पोटास, फास्फोरस एवं चूना युक्त होने के कारण अधिक उपजाऊ होती हैं। इस मृदा में चावल, गन्ना, गेहूँ तथा दलहन आदि फसलों चावल, गन्ना, गेहूँ तथा आदि फसलों की खेती की जाती है। गहन कृषि होने के कारण इस मृदा के क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अर्थात जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु और उनकी विभिन्न सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। इसमें लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। जलोढ़ मृदा जो पुरानी हो जाती है, अर्थात पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। अगली मृदा पढ़ेंगे छात्रों हम लोग काली मृदा, काली मिट्टी। काली मिट्टी, इस मृदा का रंग काला होता है। कपास की खेती के लिए यह मृदा अत्यधिक उपयोगी है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण मृत्तिका से होने के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास से समृद्ध होती है, परंतु फास्फोरस की मात्रा इस मृदा में कम होती है। नमी होने पर यह चिपचिपी हो जाती है, जबकि जल का अभाव होने पर इसमें दरार पड़ जाती है। तो काली मृदा छात्रों मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के आसपास पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जल योजन के कारण। अगली मृदा है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा, इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक अंतर के कारण हुआ है। वस्तुतः यह मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन परिणाम है। सामान्यतः इस मृदा में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। यह मृदा अधिकांश दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इस मृदा पर कर्नाटक, केरल
और तमिलनाडु में कहवा काफ़ी उगाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटेराइट मृदा काजू के फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा। इन मृदाओं का रंग लाल व भूरा होता है। शुष्क क्षेत्र में पाए जाने के कारण यह सामान्यतः रेतीली और लवणीय होती है। जलवाष्पन की अधिक होने से इन मृदाओं में ह्यूमस नमी की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा क्षेत्रों में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण झीलों से नमक बनाया जाता है। इस मृदा में नीचे की ओर जाने पर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार मृदा में जल अंतःस्यंदन छनना अवरुद्ध होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित इस मृदा को सिंचाई के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जाता है। अर्थात छात्रों, मरुस्थलीय मृदा भारत में मुख्यतः राजस्थान राज्य के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। अगली मृदा है वन मृदा। यह मृदा सामान्यतः पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय पर्यावरण के आधार पर वन मृदाओं का निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। नदी घाटियों में दोमट एवं सिल्टदार तथा ऊपरी ढालों पर मोटे कणों वाली इन मृदा का निर्माण होता है। ये मृदाएं अधिशिलिक या एसिडिक एवं ह्यूमस से रहित होती हैं, परंतु नदी सोपानों एवं जलोढ़ पंखों पर नवीन मृदा उपजाऊ भी होती है। अब छात्रों, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण। छात्रों, मृदा के अत्यधिक बहाव एवं कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। प्रश्न बनता है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या बताएंगे? मृदा के अत्यधिक बहाव एवं कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने एवं नष्ट होने की क्रियाएं साथ साथ संतुलित रूप से में चलती हैं, लेकिन मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण यह संतुलन बिगड़ जाता है। पवन, हिमानी, जल आदि प्राकृतिक तत्व भी मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृदा को काटते हुए अवनालिकाएं बनाता है। इससे भूमि का अपरदन होता है। ऐसे अपरदन को उत्खात भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि। चंबल नदी की उत्खात भूमि को खड्ड कहते हैं। चंबल नदी द्वारा बनाई गई उत्खात भूमि को क्या कहते हैं? खड्ड कहते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहने लगती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। अर्थात वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की क्रिया पवन अपरदन कहलाती है। कृषि के अलग अलग तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी मृदा के अपरदन को बढ़ा देता है।
छात्रों, आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। छात्रों, ये इकाई 2 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास का भाग 3 था। छात्रों, अब इसी अध्याय इसी लेसन का अगला यानी चौथा भाग हम लोग विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच